हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 11 पर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम पर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है इन दो फिनोमिना के साथ साथ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। और शुरुआत में सबसे पहले हमको जिन जिन चीजों की यहाँ पर जरूरत लगने वाली है गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने में, गॉस थ्योरम क्या है उसके बारे में जानने के लिए, उन सभी बेसिक पॉइंट को हम समझते हैं, देन हम आगे बात करते हैं गॉस थ्योरम पर। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है एरिया वेक्टर। आपने एरिया के बारे में स्टडी किया होगा। लेंथ इनटू विड्थ कर लें हम तो किसी पर्टिकुलर सरफेस का हमको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। इसी तरह से हम स्फीयर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सिलेंडर का, कोन का, इन सब का एरिया हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने जितने भी एरिया कैलकुलेट किए होंगे इन सब में देखा होगा कि ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जनरली हम जब भी एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो जो रिजल्ट में हमको मिलता है 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू ही क्या होती है, यहाँ पर शो होती है। लेकिन आज जानेंगे हम इस एरिया को वेक्टर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जुड़े रहें आप हमारे साथ और समझते हैं हम एरिया को वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो जनरल केस में क्या था, ये स्केलर। बट अगर किसी भी क्वांटिटी को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको छोटा सा काम करना होता है। जो भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी के पास है उसमें आप ऐड कर दो छोटा सा डायरेक्शन। तो जैसे ही उस क्वांटिटी के साथ कोई डायरेक्शन ऐड होती है, व्हेन डायरेक्शन इज एडेड इट वर्क्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं हम एरिया पर। लाइक ये एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पर वाई एक्सिस है और ये हमारी है जेड एक्सिस। यहाँ हम एक छोटा सा एरिया टेकन करते हैं जिसकी विड्थ ए है और इसकी लेंथ हाइट भी कितनी है, ए मीन्स लेंथ और विड्थ दोनों क्या है इसकी, ए। अगर हम ये एरिया यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया हमको मिलेगा लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलती है, ये हमको गिवन करती है एक स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आपको मिलती है। तो किसी दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर हो सकता है। आपने पढ़े हैं वेक्टर के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट्स। जब हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर के साथ तो एक रिजल्ट में हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दूसरा, एक कंडीशन में हम लोग जब दो वेक्टर का क्रॉस फाइंड करते हैं तो रिजल्ट में भी हमको एक वेक्टर क्वांटिटी ही यहां पर क्या होती है, मिलती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास दो तरह के हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कब मिलती है उसका पता कर सकते हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आई का डॉट आई से कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट में हमको 1 मिलता है, किसमें, डॉट प्रोडक्ट के केस में, जो कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी गिवन करता है। लेकिन हम आई का क्रॉस आई से करते हैं तो रिजल्ट में आपको 0 मिल जाता है। अब इनका क्रॉस 0 आया तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू को शो कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट तीसरा वेक्टर चाहता हूं तो मुझे यहां पर एक यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये भी क्या बन गया हमारा, एक जीरो वेक्टर। किधर, जहां पर दोनों आई है उसी की डायरेक्शन के अंदर, उसी की डायरेक्शन में मिल गया अपने को। आई का क्रॉस अगर आप जे से करेंगे तो रिजल्ट में आपको मिलता है कि थर्ड वेक्टर। आई का क्रॉस जे से
तो ये आई का क्रॉस जे से आप जैसे ही कैलकुलेट कर रहे हो, रिजल्ट में आपको ये तीसरा वेक्टर मिल जाता है। तो दो वेक्टर का रिजल्ट अगर तीसरा वेक्टर आपको मिल जाए तो उस केस में हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? जे का क्रॉस के से करेंगे तो रिजल्ट में आपको आई मिल जाता है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी यहां पर चाहिए। तो यहां भी हमारे पास लेंथ और विड्थ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, विड्थ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का रिजल्ट जो आपको ए स्क्वायर मिल रहा है, इसमें ये मैग्नीट्यूड वैल्यू तो गिवन कर रहा है, लेकिन अगर मैं इनकी डायरेक्शन को इसमें ऐड कर दूं, ये अगर मेरा एरिया है, ये एक्स एक्सिस मान लो, इस एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, लेंथ, इस पर हमने क्या ले लिया इधर, विड्थ। तो लेंथ का विड्थ से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट, ये तीसरा वेक्टर अगर आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाए। तो हमने क्या किया, इस लेंथ और विड्थ के साथ एक छोटा सा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये मान लीजिए अपन ने एन ऐड कर दिया यहां पर, भैया ए स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड है, अगर मैं उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर भी लूंगा तो इसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगा। लेकिन एक चीज हमें मिल जाती है यहां से, ये वेक्टर है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको यहां से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अगर यहां पर एक्स एक्सिस में इसकी लेंथ है, जेड एक्सिस में इसकी क्या है, विड्थ है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है तीसरा, एक्स, ये एक्स एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है अंदर की तरफ, वो रिजल्ट क्या बन गया हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। लेंथ का विड्थ से मल्टीप्लाई, इन दोनों का रिजल्ट तीसरा वेक्टर, ये शो करेगा किसको, हमने इस एरिया के साथ क्या कर दिया, इस डायरेक्शन को यहां से ऐड कर दिया है। क्लियर है? तो आपने पढ़ा होगा दो वेक्टर का जब हम रिजल्ट निकाला करते थे तो वो भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिला करती थी। यहाँ पर लेंथ और विड्थ मिलकर क्या बना, एरिया। इस एरिया का रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। इसीलिए हम एरिया में जैसे ही डायरेक्शन को ऐड करते हैं वो क्वांटिटी हमारी बन जाती है एरिया वेक्टर। लाइक ये एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये जेड एक्सिस है। हम एक छोटा सा एरिया यहां टेकन करते हैं, ये अगर हमारा आई को शो करता है तो ये वाला साइड हमारा जे को शो करता है। आप आई का क्रॉस किससे निकाल रहे हैं हम, जे से। तो आई का क्रॉस हम जे से कैलकुलेट करेंगे तो इन दो का रिजल्ट क्या होगा, आई हमारा एक्स एक्सिस पर है और जेड हमारा वाई एक्सिस पर है, तो इन दोनों का रिजल्ट के इस एरिया का एरिया वेक्टर कहां बनेगा, यहां से जस्ट 90 डिग्री। ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, और इनका जो रिजल्ट मिलता है के कैप, ये भी इन दोनों के साथ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर? कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं हम, इस वाई जेड, इस एक्स वाई प्लेन की बात करें। अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस। हमारे सामने यहाँ एक प्लेन है, आई एक्स पर, जे वाई पर, तो इन दोनों का रिजल्ट, ये आई डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्ट के कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस एरिया के साथ मैंने इसका एरिया वेक्टर ऐड कर दिया के केप, अपवर्ड है पॉजिटिव ले लिया। यही काम अगर हम डाउनवर्ड करें तो यहां पर ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, तो इन दोनों का रिजल्ट कहां पर, डाउनवर्ड। तो यही क्वांटिटी अगर हम जे क्रॉस आई करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलता है माइनस के केप। कहां है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम जब एरिया के साथ ये डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तब तक वो एरिया हमारे लिए एज अ वेक्टर क्वांटिटी ही क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर है सभी को? तो सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, एरिया में डायरेक्शन को ऐड कर देना है और इस तरह से वो क्वांटिटी आपकी बन जाती है एरिया वेक्टर। और ध्यान रहे, आप जिन दो साइड को लेकर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, आई और जे को लेकर, तो इनका जो रिजल्ट है तीसरा के, यहां से 90 डिग्री
ये तीनों आपस में कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जहां भी आपको सरफेस दिखे उस सरफेस का प्लेन पकड़ो और उस प्लेन पर आप 90 डिग्री बना लो। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोई वेक्टर आपको मिलेगा वो वेक्टर इस एरिया का एरिया वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? तो हमेशा एरिया वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है, सरफेस पर 90 डिग्री बना लो, इस तरह से बन जाएगा आपका एरिया वेक्टर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जान लिया है हमने एरिया वेक्टर को, तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग, कुछ सरफेस के लिए इसे ड्रॉ करते हैं। यह हमारे पास एक क्यूब है, इसके एरिया वेक्टर्स कहां होंगे? अब ये क्यूब है तो कम से कम 6 सरफेस इसके ऊपर पास होगी। ये क्यूब ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है हमारे सामने, तो पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, एक पीछे की तरफ, एक आपकी तरफ, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इस तरह से इसके पास 6 सरफेस है। तो हर सरफेस में हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। अगर इस सरफेस की बात करें हम, तो इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री इस तरफ होगा, इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर यहां से 90 डिग्री इस तरफ होगा। बॉटम वाले सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर यहां से ठीक 90 डिग्री डाउनवर्ड। टॉप वाले की बात करें तो ये क्या होगा, अपवर्ड, और जो आपके सामने है यहां से बाहर की तरफ एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लो। इसके पीछे वाली सरफेस पर अंदर की तरफ एरिया वेक्टर आप क्या कर ले, ड्रॉ कर ले। तो इस तरह से इन सरफेस के ऊपर 90 डिग्री वाली जो लाइन आप दे रहे हैं वही इनका क्या है, एरिया वेक्टर्स। सिलेंडर पर ले लेते हैं। यह हमारे पास कोई सिलेंडर है, इसमें 3 सरफेस है, 2 सर्कल, एक कर्व्ड सरफेस। तो सर्कल पर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये सर्कल यहाँ ऊपर है और यहां से 90 डिग्री आपको ऐसे अपवर्ड जाना होगा, इसका एरिया वेक्टर यहां होगा। इस बॉटम वाली सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, और ये कर्व्ड सरफेस है इसके एरिया वेक्टर्स आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं, इधर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर है। तो इस कर्व्ड सरफेस पर 90 डिग्री इधर 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 आप कहीं भी चले जाओ, आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? तो किस तरह से एरिया वेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोगों को इन्हीं से काम पड़ने वाला है। ये हमारे पास कोई स्फीयर है, अगर स्फीयर का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो बहुत ही सिंपल सा काम है, इसका सेंटर पकड़ो और सेंटर से आप क्या कर दो, ऐसे यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और यहां से बाहर कर दो। ये जो रेडियस आपने ड्रॉ की है यहां पर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। तो ये रेडियस हमेशा इस सरफेस पर कैसे होती है, 90 डिग्री। तो यहां से एरिया वेक्टर आपको सीधा इस रेडियस के अलाइन बना लेना है। यहां से आपका एरिया वेक्टर इस तरफ बन जाएगा, रेडियस को ज्वाइन करते हुए यहां से इस तरफ एरिया वेक्टर बन जाएगा, यहां से इस तरफ। तो सारे ये रेडियस वाले पॉइंट मिलकर इनसे निकलने वाले जो लाइन है ये क्या है, ये आपकी टोटल एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। आप किसी भी पॉइंट पर बना सकते हैं। तो ये जो बाहर निकलती हुई लाइन है ये सब की सब क्या है, इसकी एरिया वेक्टर्स है। जहां हमारी नीड होगी उस पॉइंट पर हम लोग ऐसे एरिया वेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? चलिए एरिया वेक्टर हमको मिल जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक हमारी कैलकुलेशन है जिससे हम कैलकुलेट करने वाले हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का, और यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी फील्ड लाइंस के ऊपर। आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ किए गए वो स्मूथ कर्व्स होते हैं, जहां पर वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं फील्ड लाइन की हेल्प से हम कैलकुलेट करने वाले हैं किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ये है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन से नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर, लेकिन कौन से वाले, पासिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से पास होकर जाने वाली जो लाइन है उन्हीं को आप काउंट कर सकते हैं, बाकी लाइंस को काउंट करने की परमिशन यहां पर नहीं है। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सी, जो एक यूनिट एरिया से लिंक्ड होकर यहां से पास हो रही है, एक एरिया से निकलकर जा रही है, वो लाइंस की बात चल रही है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। तो इनकी नंबरिंग को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर फाई से। भैया स्केलर मतलब केवल एक मैग्नीट्यूड, एक नंबर हमको मिल जाता है, लेकिन यहाँ नंबर का ध्यान ये रखना है कि वो नंबर ऑफ लाइंस आपके एरिया से लिंक होकर ही जाना चाहिए, बाकी की लाइनें आप काउंट नहीं करोगे। इसीलिए हमने क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से पास होकर जाने वाली लाइंस ही हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। चल, तो हम लेते हैं एक छोटा सा, यहां हमने टेकन किया एक एरिया, ये हमारा कोई पर्टिकुलर एरिया है। अब यहां से हमने कुछ फील्ड लाइंस को ऐसे पास करवा दिया, ये हमारी वो सारी फील्ड लाइंस है जो इस एरिया से होकर जाती है, कुछ यहां से बाहर निकल कर जाती है। तो यहां देखते हैं कि इस एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स फाई कितना होगा। तो हमने क्या बोला? वो नंबर ऑफ लाइन आप काउंट कर लो, उनकी डेंसिटी फाइंड कर लो जो इस एरिया से लिंक होकर जा रही है। जो एरिया को टच नहीं करती है, एरिया से होकर नहीं जा रही है, वो कोई भी लाइन हमें काउंट करने की परमिशन नहीं है। तो बताओ जरा मुझे, इस एरिया से लिंक होकर जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी? तो यहां हम काउंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 2 3 लाइंस इस एरिया से लिंक होकर यहां से निकलती है। तो इस एरिया का जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स हमको मिलेगा 3। क्लियर? एक दूसरा एरिया लेते हैं हम, एरिया में हमने चेंज नहीं किया है, जितना ये है उतना ही सेम एरिया हम यहां टेकन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल कर जा रही है, ऐसी जा रही है, और ये कुछ लाइनें यहां ऐसे ही होकर जा रही है। तो इस एरिया से लिंक होकर जाने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होगी? तो यहां हम देखते हैं 1 2 3 4 5 लाइंस इस एरिया से लिंक होकर जाती है, तो इसका फ्लक्स 5 हो जाता है। तो पहली चीज नंबर 1, मैं जैसे ही किसी एरिया से लिंक होने वाली नंबर ऑफ लाइन को इंक्रीज करता हूं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहां से हम इंक्रीज करते हैं, किससे? इस एरिया से लिंक होकर जाने वाली, तो हमारा फ्लक्स भी बढ़ जाता है। यहां 3 था, यहां कितना हो गया? 5। तो हमारा जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर। कितनी फील्ड लाइन हमारे एरिया से लिंक होकर जाती है, उस पर हमारा ये फ्लक्स क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब हमने एरिया को छोटा कर दिया, बड़ा कर लेते हैं। हमने एरिया थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, सो अब यहां से फील्ड लाइन हमारी ऐसी निकल कर जा रही है। तो इस एरिया से लिंक होकर जाने वाली लाइंस कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो इसका फ्लक्स कितना हो गया? 6। एरिया बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, डेंसिटी लाइंस की भी वही है। तो एरिया बढ़ने से लिंक होकर जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई। तो दूसरी चीज हमको यहां से मिलती है कि जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर एरिया को इंक्रीज करते हैं, हमारा जो फ्लक्स पास होकर जाता है वो भी बढ़ जाता है। एरिया छोटा होने पर फ्लक्स छोटा हो जाता है। दो फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलती है जिनके ऊपर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने देखा 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, तो यहां पर जो फ्लक्स आपको मिलेगा फाई इक्वल टू ई ए, या फाई प्रोपोर्शनेट टू ई इंटू ए। तो फाई इज इक्वल टू ई ए, कांस्टेंट लगाया हमने के, जिसकी वैल्यू एयर के लिए 1 ले ली हमने, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया? ई इंटू ए। तो हमारा जो फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट करने का ये हमें मिलता है एक फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई इंटू ई। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां लेते हैं
फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है, जो फील्ड लाइंस आपकी है वो फील्ड लाइन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया हमने डायरेक्शन को ऐड किया है तो यह खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमको फाई मिलता है और ये फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट स्केलर है, इसलिए इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट हमको लगानी पड़ेगी वो है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब जैसे ही आप इस डॉट को हटाते हैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाता है ई ए कोस थीटा। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू बन जाता है ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा वो एंगल है जो इन दोनों वेक्टर के बीच बनती है। यहां पर आपके पास दो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया वेक्टर है, तो ये जो थीटा हमको मिल रहा है ये थीटा कौन है? ये थीटा एरिया वेक्टर और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब कोस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स तो होती नहीं है, ये बदलते रहता है एंगल के साथ। कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। बाकी 30 60 के लिए भी आपने स्टडी की है। तो कोस की कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि ये कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो फाई हमारा इस थीटा के ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे मिलती है फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा एरिया वेक्टर और तीसरा इन दोनों के बीच बनने वाली एंगल। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लक्स हमको मिलता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर? ये टोटल फ्लक्स इस सरफेस से पास होकर जाने वाली हमें मिल जाती है। अगर इसमें छोटी सी सरफेस, एक यूनिट सरफेस कंसीडर कर ले हम, जिसका एरिया कितना हो जाए डी ए, तो इस छोटे से यूनिट एरिया से पास होकर जाने वाली फ्लक्स कितनी? एक छोटा सा स्मॉल एरिया है तो इससे पास होकर जाने वाली जो हमारी फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी? डी फाई। भाई एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा बन जाता है। स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स। तो हम हमारी जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट एरियाज का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे और उसके बाद उस सरफेस से लिंक होकर जाने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो यूनिट एरिया के लिए आप फ्लक्स का फॉर्मूला ये लगा दें, टोटल एरिया के लिए फ्लक्स हमारा ये हो जाता है। अब बात आती है थीटा की। तो थीटा की डिपेंडेंसी किस तरह से है तो ये भी हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो इसके लिए हमने यहां एक छोटा सा एरिया टेकन किया। अब इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो हमने कंसीडर कर लिया ए इस तरफ है, क्योंकि नॉर्मल टू सरफेस आपको लेना है। मान लीजिए आपका ये जो प्लेन है यहाँ पर इस तरह से है y और z एक्सिस में, तो इसका 90 डिग्री कहाँ बनेगा? इस पे सीधा x की डायरेक्शन में। y z इन दोनों का रिजल्ट कौन? x। तो नॉर्मल टू सरफेस एरिया वेक्टर है। इस समय आपकी फील्ड लाइन यहां से चलकर ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही है। अब एरिया और फील्ड लाइन के बीच बन रही है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा। क्लियर है? तो यहां पर इस फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसके परपेंडिकुलर, दूसरा एरिया की डायरेक्शन में। वो हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा। अब साइन के हमें जरूरत नहीं है, उसके लिए हमने लिया नहीं। हमें यहाँ किसकी नीड लग रही? कोस की, क्योंकि हमको चाहिए स्केलर क्वांटिटी। साइन वाला देगा वेक्टर क्वांटिटी, नहीं चाहिए। ये कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा वर्क के अंदर, किसी बॉडी पर वर्क तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या थे आपके? वेक्टर। दो वेक्टर का रिजल्ट क्या मिला आपको? वर्क। क्लियर? जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो सेम यहां पर मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है? कि स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इनका दोनों का सेम डायरेक्शन में होना कंपलसरी है, तब जाके ही आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां से बनता है हमारा फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इन तीन चीजों के ऊपर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है और इन्हीं से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
क्लियर। बात करते हैं इसके यूनिट पर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? तो फ्लक्स का यूनिट निकलेगा इसके फॉर्मूले से E इंटू ए, कॉस थीटा एंगल है, छोड़ दो उसको, कांस्टेंट क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तब यूनिट क्या लगाएंगे हम इस पर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है सभी को? आई होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रीड कर लें इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है जो शो करती है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से पास होकर जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी, उनकी काउंटिंग, उनकी नंबरिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम। उससे पहले हम जानते हैं इसके दो छोटे छोटे केसेस के बारे में, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम मिल सकता है किसी सरफेस से और कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको स्मॉलर मिलने वाला है किसी सरफेस के लिए। तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन प्लेन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, किसी सरफेस का जो प्लेन है वो प्लेन कैसा हो? परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। देखो प्लेन की बात चल रही है, ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हाइट जेड एक्सिस है। हमारे सामने एक एरिया लेते हैं हम, यहां से लेते हैं हम, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस तरह से एक्स और जेड डायरेक्शन में एक प्लेन आपको यहां ऐसे मिलती। क्लियर है? तो ये जो प्लेन हमको मिल रही है ये यहां पर कुछ इस तरह से मिल रही है। ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसकी क्या है? जेड एक्सिस। अब कुछ फील्ड लाइंस है जो यहां से ऐसे पास होकर जा रही है। ठीक है, ये आपका प्लेन लाइक बोर्ड, और जो फील्ड लाइन है वो भी ऐसे ही चलकर जा रही है। तो ये जो प्लेन है, अच्छा प्लेन को परपेंडिकुलर करना है, पहले प्लेन को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा हमें। तो इस प्लेन को यहां ले लो एस एक्स, ये अपना सॉरी वाई जेड। तो ये आपका जो प्लेन है ये वाई जेड बन जाता है। पहले हमको परपेंडिकुलर पे जाना पड़ेगा, देन हम इस पे आते हैं पैरेलल पर। तो यहां से इसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये वाला केस उधर के लिए आप कर सकते हैं, प्लेन को परपेंडिकुलर करते हैं। तो अगर आपके सामने प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो फील्ड लाइन यहां से एक्स डायरेक्शन में चलकर जा रही है। आपकी फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपका प्लेन यहां पर वाई जेड है और फील्ड लाइन ऐसे चलकर जा रही है, तो इस प्लेन पर अगर आप 90 डिग्री बनाओगे, मींस एरिया वेक्टर बनाओगे, तो वो एरिया वेक्टर पैरेलल टू क्या हो जाएगा? फील्ड लाइंस। जब जब कोई प्लेन हमारे सामने इस तरह से रखा हो कि फील्ड लाइन से ठीक परपेंडिकुलर, तो जो एरिया आपके सामने है इस एरिया का एरिया वेक्टर भी किधर होगा? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। तो ई और ए दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस केस में थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में आपकी ये क्या है? फील्ड लाइंस। क्लियर? तो फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0 में 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जब भी किसी सरफेस का प्लेन फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, उस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाती है, एंगल 0 डिग्री हो जाता है और फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर? अब इस पर आते हैं, इसको आप यहां ले लो। इसका प्लेन ये रहा, ये एक्स एक्सिस, इधर जेड और यहां क्या है? वाई, और आपकी फील्ड लाइंस ऐसे चलकर जा रही है। अब ये प्लेन आपके पास लाइक दिस बोर्ड, अब यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और फील्ड लाइन ऐसे चलकर जा रही है। तो अगर आप इस सरफेस पर 90 डिग्री बनाएंगे तो बाहर की तरफ बनेगा, यहां से बाहर की तरफ ऐसा सामने। तो इस समय फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर
एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी और यहाँ पर जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। और थीटा 90 होने के केस में फ्लक्स का क्या होगा, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। थीटा यहां पर कितना है 90 डिग्री, सो ई ए कोस 90। कोस 90 जैसे ही रखोगे आप, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो जब हमारा एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में हो, फ्लक्स मैक्सिमम, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर होगा फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों केसेस में याद रखें फ्लक्स कब मैक्सिमम और कब आपका मिनिमम होने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 3D सरफेस। कुछ सरफेस हम लेते हैं और इनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। लाइक हमारे पास ये क्यूब है और यहां पर आपके फील्ड लाइंस इस तरह से निकलकर जा रही है। क्लियर है? अब इस क्यूब में 6 सरफेस होगी, ऊपर नीचे इधर इधर और 2, एक अंदर एक बाहर की तरफ। तो 6 सरफेस है हमारे पास। तो यहां से 6 सरफेस से लिंक होकर जाने वाली फ्लक्स हमको कैलकुलेट करनी है। फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, 5 और फाई 6। पहली सरफेस ये रही, दूसरा ये रहा, तीसरा ऊपर वाला, चौथा बॉटम वाला, एक सामने वाला, एक अंदर वाला। तो कुल मिलाकर 6 सरफेस यहां पर है। इन 6 सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करें और फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। ये है आपकी फील्ड लाइंस। इस पहली सरफेस का एरिया वेक्टर यहां से बनेगा इस तरफ, सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर यहां से बाहर की तरफ, थर्ड का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, फोर्थ का इधर नॉर्मल टू सरफेस, फिफ्थ का बाहर, सिक्स का अंदर। तो इस तरह से चारों तरफ हर सरफेस में हमने वो एरिया वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं सरफेस नंबर फर्स्ट के फ्लक्स की। सरफेस नंबर फर्स्ट यहां है आपके सामने, ये क्यूब है पूरा सामने, ये सरफेस फर्स्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ, फील्ड लाइंस यहां से ऐसे जा रही है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इस केस में जो एंगल बनने वाली है E इंटू ए कोस 180 डिग्री होगा और इसकी वैल्यू होती है -1। तो जो नेट फ्लक्स मिलेगा हमको -E इंटू ए। ये पहली सरफेस से पास होकर जाने वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर? सरफेस नंबर 2 पर आते हैं, इसके जस्ट सामने। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। इस समय जो एंगल बन रही है इन दोनों के बीच वो है 0 डिग्री, E इंटू ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा आपको। कॉस 0 की वैल्यू +1, तो फ्लक्स आपको E इंटू ए फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही मिलेगा। सरफेस नंबर 3 ये रहा। अब एरिया वेक्टर यहां से अपवर्ड है और फील्ड लाइन यहां से इस तरफ जा रही है। दोनों के बीच बनने वाली एंगल कितनी, 90। सो E इंटू ए कॉस 90। कॉस 90 में सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो ऊपर वाली सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास होकर नहीं जा रही है। सरफेस नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। यहां भी एंगल कितनी, 90 डिग्री। सो E इंटू ए कोस 90, ये भी कितना हो गया, 0। सेम 5 और 6 के लिए। 5 सरफेस एरिया ये रहा, इसका एरिया वेक्टर यहां से बाहर की तरफ, फिर 90 डिग्री का एंगल, तो ये फ्लक्स भी कितनी हो गई, 0। सरफेस नंबर 6 के लिए इधर अंदर वाली सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर अंदर की तरफ है और फील्ड लाइन इधर है। तो फिर से इन दोनों के बीच की एंगल कितनी, 90, और इन दोनों का रिजल्ट भी कितना, 0। ओके, तो ये हमारी 6 सरफेस से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स कितना, इसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड कर लो, रिजल्ट क्या आया, 0। तो इससे पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स कितनी हो गई आपकी, 0। यहां से एंटर करती है 4 लाइंस और इस सरफेस से बाहर निकल जाती है 4 लाइंस। आने वाली प्लस तो जाने वाली माइनस, नेट रिजल्ट कितना, 0।
ये किस केस में मिलेगा आप, ये एक स्पेशल केस है इसका, इसमें हमको मिलेगा इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अगर इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इससे पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स हमेशा कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। अंदर कोई चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही आपको नेट फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। चलिए सिलेंडर पर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, इसके फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से पास होकर जा रही है। तो इस सिलेंडर पर 3 तरह की सरफेस है, 2 सर्कल आमने सामने और एक कर्व्ड सरफेस बीच में। तो इन तीनों सरफेस का नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमको, ये फर्स्ट, सेकंड और ये कर्व्ड सरफेस थर्ड। तो φ1 EA cos। अब देखो इस पहली सर्कल का एरिया वेक्टर बनेगा मेरी तरफ, इधर फील्ड लाइन यहां से ऐसे जा रही है, दोनों के बीच की एंगल 180, तो ये फ्लक्स हो गया आपका -E × A। क्लियर। दूसरी सरफेस पे आते हैं, φ2 = E × A cos। अब एरिया वेक्टर इस सरफेस का कहाँ, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, इसीलिए एंगल कितना, 0, तो ये फ्लक्स मिला हमको E × A। तीसरा, कर्व्ड सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकालते हैं, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर यहां से अपवर्ड, फील्ड लाइन इस तरफ, एंगल 90 डिग्री। इस केस में E × A cos 90 और रिजल्ट इन सभी का क्या हो गया, 0। नेट फ्लक्स की बात करें तो फाई नेट = कितना हो गया, 0। इस सिलेंडर के अंदर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, इन दिस केस द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर इज इक्वल टू 0। कोई भी नेट फ्लक्स आपको इस सिलेंडर से नहीं मिलने वाली है। क्लियर। चलिए, तो आई होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं एक क्वेश्चन पर। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। मतलब एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर। एक स्क्वायर से निकलने वाली फ्लक्स पर बात करनी है, जिसकी साइड हमको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। नंबर 1, 2 केस में हमको डिस्कस करनी है, तो आपको जो साइड दे रखी है पहले तो वो देख ले हम, कितना है वो, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड मीन्स 0.1 मीटर की आपकी साइड है। क्लियर। तो हमको जरूरत पड़ेगी एरिया की, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड 0.1 इंटू 0.1। इन दोनों का जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिल जाएगा 0.01 मीटर। ये है एरिया। क्लियर। अब ये क्या बोलना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है एक्स डायरेक्शन में। ये फील्ड लाइन मान लो आपकी किधर है, आई दे रखा है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर यहां से जा रही है। क्लियर। अब वो बोल रहा है प्लेन इज पैरेलल। जो YZ प्लेन है ना वो कैसा है, पैरेलल है, किसके साथ, फील्ड के साथ। अगर YZ प्लेन पैरेलल हो जाए किसके साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, तो हम जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फाई, वो डिपेंड करेगा एरिया वेक्टर पर। उस प्लेन का एरिया वेक्टर कहां पर है, आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और सॉरी वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। क्लियर। अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एक्स डायरेक्शन में
और जो प्लेन आपको दिख रहा है वो कौन सा है, z, और ये y, ये YZ प्लेन यहां पर है। क्लियर? तो प्लेन को पैरेलल करना है, इस प्लेन को हमें पैरेलल टू फील्ड करना है, तो इस प्लेन को यहां से ऐसे घुमा लो, ये YZ प्लेन हो गया। ओके, तो प्लेन को जैसे ही पैरेलल टू फील्ड करोगे आप, उस केस में एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? हाँ, एंगल एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच। नंबर 1, प्लेन पैरेलल टू फील्ड। अगर प्लेन हमारा पैरेलल टू फील्ड हो जाता है, उस केस में इन दोनों के बीच की जो एंगल बनने वाली है वो कितनी बनेगी, E एंड A परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में एंगल थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गई कितनी, 90 डिग्री। क्लियर? हाँ, उस प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक स्क्वायर है हमारे पास, हुज प्लेन, जिसका प्लेन YZ के पैरेलल है। अच्छा, सॉरी, इसमें आपको करना है, जो स्क्वायर गिवन किया है ना, इसका प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो YZ प्लेन कहाँ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये Z है, ये Y है, तो आपके सामने ये YZ प्लेन है। ठीक है, एक स्क्वायर लाए हम लाइक दिस, ये हमारा स्क्वायर है 10 10 वाला। अब इसका जो प्लेन है ये YZ प्लेन पर पैरेलल करना है। कर दिया पैरेलल YZ प्लेन, और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल। अब इस सरफेस पे आप एरिया वेक्टर बनाओ। आप वो एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन में। फील्ड लाइन यहां से किधर जा रही है, एक्स की डायरेक्शन में, तो फील्ड लाइन और इसका एरिया वेक्टर दोनों यहां पर हो जाएंगे पैरेलल टू ईच अदर। वो बाय मिस्टेक हमने प्लेन को फील्ड लाइन के साथ ले लिया था, इसलिए गड़बड़ हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहां से पास होकर जाने वाली, इस एरिया वेक्टर के साथ क्या हो गई, पैरेलल। और पैरेलल के केस में ये जो एंगल आपको मिल रही है ये 0 डिग्री है। तो फ्लक्स कितना, फाई इक्वल टू E A cos थीटा, थीटा की जगह रख दो आप कितना, 0, ये 0 डिग्री। देन फ्लक्स इक्वल टू E A cos 0 की वैल्यू 1। तो फील्ड कितनी दे रखी है, फील्ड आपके पास है 3 इंटू 10 टू पावर 3। इसका मल्टीप्लाई कर ले हम किससे, 0.1 से, 0.01 से सॉरी, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे हम डिवाइड में, 100। ओके, यहाँ पे 3 इन 2 से कैंसिल, एक बची है, 3 इंटू 10 30 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इसके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स के लिए। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाती है। दूसरा केस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स 60 डिग्री एंगल। अब जो प्लेन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो अब थीटा की जगह क्या रख दो आप, 60 डिग्री। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos 60 डिग्री। सो फाई इज इक्वल टू E 3 इंटू 10 टू पावर 3, एरिया है 0.01 इंटू cos 60 1/2, 2 से इसको कैंसिल कर दो 1.5। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1.5 10 टू पावर 3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में लग जाएंगे 2 0, 100 से इसको कैंसिल कर दिया। सो फाई इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई से करेंगे, ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है,
अब हमने जो एरिया वेक्टर था, ये हम ये प्लेन घुमा रहे हैं 60 डिग्री पर, तो ये एंगल कितनी बन जाएगी अपनी एरिया वेक्टर के साथ, 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स। नेक्स्ट है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस व्हेन चार्ज Q प्रेजेंट। सो यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ये रिसेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है। इनसाइड द सरफेस। अगला है हमारा, जब कुछ चार्ज हम किसी सरफेस के अंदर रख दें तो फ्लक्स कितना। लाइक हमारे पास ये एक सरफेस, और जो चार्ज हमने यहाँ पुट किया है वो इसके अंदर रख दिया। अब इस चार्ज की अपनी फील्ड लाइंस होगी जो ऐसे निकल कर जाएगी चारों तरफ से। तो इस सरफेस की नेट फ्लक्स कितनी, तो इस चार्ज से यहाँ अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर इसके रेडियस r है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = K × Q/r²। सो E = K का वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 × Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पॉइंट पर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब इस पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा अगर एरिया हम कंसीडर करें तो उससे पास होकर जाने वाली स्मॉल फ्लक्स d phi = EdA cos 0 डिग्री होगी। इस एरिया का एरिया वेक्टर बनेगा यहां से नॉर्मल डायरेक्शन में, और इस समय एरिया और फील्ड लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए एंगल कितना, 0 डिग्री। सो d phi = कितना मिला आपको, EdA। नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो d phi क्या है, स्मॉल फ्लक्स। नेट फ्लक्स के लिए phi = इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा आपको, d phi। छोटे छोटे फ्लक्स कैलकुलेट किए और होल सरफेस का एरिया क्या कर लो आप, ऐड करने का तरीका हमारे पास है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन E डॉट डी, E की वैल्यू हमारे पास है, तो phi = इंटीग्रेशन 1/4πε0 × Q/r² × dA। अब यहाँ पर Q, R, ε0, 4π ये सब कॉन्स्टेंट्स है, तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगे ये बाहर, तो phi = Q/4πε0 × r²। ये है इंटीग्रेशन dA। ये कहता है ऐसे छोटे छोटे एरिया जो आपने टेकन किए हैं इस पूरी सरफेस के कैलकुलेट कर लो, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा आपकी इस स्फीयर का, और ये स्फीयर का टोटल एरिया होगा 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फ्लक्स phi = Q/ क्या मिला आपको, ε0। ये मिलेगा आपको नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर Q चार्ज प्रेजेंट है तो। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, यहाँ Q = 0 कर दो, तो इस क्लोज सरफेस से पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है सभी को। तो जब जब क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखेंगे हम, फ्लक्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स आपको वहां से मिलेगा। हाँ, जब चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही जो फिनोमेना हम लोगों ने स्टडी किया है क्लोज सरफेस के लिए, यही आपकी गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम क्या है, वो क्या हेल्प फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है, तो वो हमारी हेल्प करती है किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने में। एक क्लोज सरफेस से कितनी फ्लक्स पास होकर जा सकती है उसकी कैलकुलेशन हमारी क्या है, गॉस थ्योरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बढ़ते हैं हम गॉस थ्योरम की तरफ, इसको प्रूफ करते हैं। सो गॉस थ्योरम ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। कैसा होना चाहिए सरफेस, क्लोज, और कौन सा होना चाहिए, 3D सरफेस, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूब हो। ओके, तो ऐसे सरफेस के लिए ही क्या हमारा थ्योरम, गॉस थ्योरम जो है वो वैलिड है। क्लियर। तो किसी भी तरह की 3D सरफेस आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रेगुलर शेप वाली हो या इरेगुलर शेप वाली हो,
लेकिन होना क्या चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज प्रेजेंट अगर Q है तो उससे पास होकर जाने वाली फ्लक्स उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, एक सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, उसका 1/ε0 टाइम्स कर लो, ये आपको गिवन करेगा उस सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम यहां पर हमारी हेल्प करता है कि भैया किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो इतना होगा। करते हैं इसको प्रूफ। तो इसके लिए ना हम एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस टेकन करते हैं। ये रहा वो स्फीयर, आर इसके रेडियस है, और ऐसा हमने यहां पर एक स्फीयर टेकन कर लिया। आर रेडियस वाली हमारे पास ये कोई स्फीयर है, इसके रेडियस को हम यहां बना लेते हैं। क्लियर है? इस सरफेस के अंदर हमने कुछ चार्ज प्लस क्यू इसके सेंटर पर यहां रख दिया है। ओके, स्मॉल ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने यहां स्मॉल लिया है तो यहां भी स्मॉल लेते हैं। चार्ज क्यू हमने इस सरफेस के अंदर क्या कर दी है, रख दी है। इसका टोटल सरफेस एरिया हमने लिया है S। तो चार्ज क्यू रखने से आप सभी ने पढ़ा होगा फील्ड लाइंस के बारे में। इस चार्ज की यहां से चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, हर तरफ ऐसी फील्ड लाइंस निकलकर बाहर आएगी। ऑल डायरेक्शंस में ये फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यहां से बाहर आ रही है। तो इस सरफेस से लिंक होकर ये कुछ लाइन यहां से जा रही है। इन्हीं लाइंस की हमको काउंटिंग करनी है और बताना है कि इसके टोटल एरिया से लिंक होकर जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस कितनी। जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपको मिलेगी यहां से, दैट इज नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। ये पूरा एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है आपका। चार्ज को हमने सेंटर पर रख दिया है, वहां से फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, वैसे किसी के भी सेंटर पर चार्ज नहीं होता है। हम जब चार्ज गिवन करते हैं किसी भी स्फीयर को तो वो पूरा उसकी सरफेस पर चला जाता है। हाँ, इसका सेंटर हमने कहाँ कंसीडर कर लिया, जो नेट चार्ज है इसका सेंटर हमने इस स्फीयर के सेंटर पर कंसीडर कर लिया। बाकी ऐसा सेंटर पर चार्ज होता नहीं है। क्लियर है? चलो, तो यहां हमने देखा कि ये फील्ड लाइन सरफेस से निकलकर ऐसे यहां से जा रही है। तो सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट P कंसीडर कर ले तो यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी। ओके, चलो बात करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका हम एक डिस्क्रिप्शन यहां पर छाप देते हैं। सो हमने क्या किया, सबसे पहला काम कंसीडर, ये पूरा इसके प्रूफ में लिखना है आप लोगों को। चलो यही लिखते हैं। कंसीडर ए क्लोज्ड spherical surface having surface area कितना होगा, स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। अगर r इसका रेडियस आप टेकन करते हैं तो दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नाउ प्लस Q चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ओके, अगर प्लस Q चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है सेंटर पर तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी,
देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। अगर हमारा कोई टेस्ट चार्ज यहाँ प्रेजेंट है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमारे पास है वो रखनी पड़ेगी हमको यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर वर्क कर रहा है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होकर जा रही है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस होल सरफेस का नेट फ्लक्स आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट काम है इस पूरे सरफेस को बहुत छोटे छोटे और स्मॉल यूनिट एरिया में क्या कर लो, आप डिवाइड कर लो। उस यूनिट एरिया का फ्लक्स फाइंड करो, देन टोटल कर लो, आपको इस होल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं इस होल सरफेस को बहुत छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एरिया में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। उसमें से एक एरिया हमने इस पी के चारों तरफ लिया है। अब इस छोटी सी सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल टू सरफेस, इसी रेडियस की डायरेक्शन में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए इन दोनों के बीच की एंगल भी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो इस छोटी सी स्मॉल सरफेस से पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स कितनी, तो हमने क्या किया है, नाउ होल सरफेस एरिया is divided into large number of small surfaces. Then a small flux passing थ्रू सरफेस कितना होगा, वो होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। बट हमने देखा ई एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, ये दोनों ही पैरेलल है। देन थीटा कितना, 0 डिग्री। सो स्मॉल फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। सो डी फाई इक्वल टू कितना मिला, ई डी ए। ये ई कितना है रख देते हैं, फाई इक्वल टू ई की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटू क्या लिया हमने, डी ए। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और उस छोटी सी सरफेस का स्मॉल फ्लक्स आपके सामने हो, यहां से क्या मिल जाता है आपको, छोटा सा स्मॉल फ्लक्स, छोटी सी सरफेस जो हमने पी के चारों तरफ यहां टेकन की थी। अब इस पूरी सरफेस का हमको क्या निकालना है, एरिया। इस पूरे फुटबॉल का फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इस फ्लक्स को फाइंड करने के लिए आपको इन छोटे छोटे स्मॉल फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, तो होल सरफेस से पास होकर जाने वाली नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इन सभी छोटे छोटे डी फाई को ऐड कर लो। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, अच्छा डी फाई की जगह वैल्यू रख दी अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये हो जाएगा डी। इस इंटीग्रेशन के अंदर जो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है सारी बाहर कर लो। तो चार्ज क्यू फिक्स अमाउंट है चार्ज का अंदर सरफेस में, ये कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सरफेस की कांस्टेंट, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट्स यहां से बाहर।
तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यहां से बाहर इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, dA। सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन dA ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, जो बचता है आपके पास फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। वहां आपने एरिया डीए लिया है, तो यहां भी आप एरिया डीए कर लो। सरफेस भी लिखोगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों करेक्ट। तो इस क्लोज सरफेस से होकर जाने वाली नेट फ्लक्स हमें मिल जाती है 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। दिस इज गॉस थ्योरम, जो बताती है किसी क्लोज सरफेस से होकर जाने वाली नेट फ्लक्स आपकी कितनी हो सकती है। क्लियर? चलिए, ये थी गॉस थ्योरम। आप इसको पूरी स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन 101% पॉसिबल है, वो एग्जाम्स के अंदर पूछते ही पूछते हैं। चलिए, कुछ फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं। किसी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, साइज ऑफ सरफेस की बात करते हैं। ये एक सरफेस है हमारे पास, इसका रेडियस इस समय r है। एक स्फीयर लिया हमने, रेडियस कितना है इसका, r है। तो इसका फ्लक्स हमने कैलकुलेट करके देखा, वो हमको मिलता है, अभी अभी हमने बात की, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा इस सरफेस का फ्लक्स। इसके बाहर हम एक दूसरा सरफेस लेके आते हैं, इसका रेडियस हमने 2r ले लिया, तो इससे पास होकर जाने वाली फ्लक्स कितनी, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर बाद हमने एक बड़ा स्फीयर ले लिया, यहां पर इसकी जो रेडियस है वो 3r हो गई, तो भी फ्लक्स कितना, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे आपके पास छोटा सरफेस हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, उसका नेट फ्लक्स कितना होगा, उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके, ठीक, जितना भी चार्ज यहां पर प्रेजेंट है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, और जो परमिटिविटी है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनेट। क्लियर? तो नेट फ्लक्स हमेशा Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। साइज कुछ भी हो आपके पास, साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साइज ऑफ सरफेस हाँ, इसको लिख लो आप, फ्लक्स डज नॉट चेंज विथ चेंज इन साइज ऑफ सरफेस। इसको साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है शेप ऑफ सरफेस। हमने यहां पर एक स्फीयर लिया, एक हम क्यूब ले लेते हैं, एक हम सिलेंडर ले लेते हैं, कोन ले लेते हैं। स्फीयर के लिए फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब के लिए फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर के लिए फ्लक्स
फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस कोन के लिए फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप शेप किसी भी तरह का ले सकते हो, से जहां पर है स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, किसी भी तरह की आप कोई भी शेप ले लो, फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट सरफेसेस। तो पहला हम इस क्यूब के लिए फ्लक्स को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्यूब है, साइड है इसकी ए एंड ए, तो इसका वॉल्यूम हमको मिलता है ए क्यूब। इस तरह का एक क्यूब है, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है क्यू। अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो इसका टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह फाई नेट। बट आपसे पूछ लिया जाए फाइंड आजा भैया, कहां चला गया, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ईच सरफेस। हर सरफेस के लिए आप फ्लक्स कैलकुलेट करें तो इसमें है कितनी सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेस, इसके अंदर प्रेजेंट है कितनी, 6। अब टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप एक सिंगल सरफेस के फ्लक्स की बात करते हैं तो एक सिंगल सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर लो, यही किसी एक पर्टिकुलर फ्लक्स सरफेस से पास होकर जाने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख, टोटल ही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आपके पास 6 सरफेस है ना, तो उन्हें 6 सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, तो 6 बराबर सरफेस में इक्वली ये फ्लक्स क्या होगा, हमको मिलेगा। हर सरफेस का फ्लक्स क्यू बाय यहाँ पर 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हम ये कुछ सरफेस के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये हमने एक सेमी स्फीयर ले लिया, इसमें यहां कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, तो यहां से फील्ड लाइन ऐसे 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 हर डायरेक्शन में क्या होती है, निकल कर जाएगी, ऐसे भी निकल कर जाएगी। तो हम फ्लक्स कौन सा काउंट करेंगे, जो सरफेस से लीक होकर गया, ये वाला फ्लक्स तो हमारा किसी काम का है नहीं। इसका नेट फ्लक्स कितना, अगर स्फीयर होता कंप्लीट तो नेट फ्लक्स होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब परे तो आधा ही है। तो इसका जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू, वो कितना मिलेगा आपको, 2 बाय एप्सिलॉन क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? मतलब जस्ट इसका क्या हो गया, हाफ। तो इस तरह से आप फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। इस डायग्राम में आपको दे रखा है, आपके पास एक ऐसी स्क्वायर वाली ऐसा एक स्क्वायर शेप है, हर साइड इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव कोई पॉइंट है जहां पर कुछ चार्ज रखा हुआ है, कितना, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम। ये मान लीजिए आप कि ये x और ये y, यहां कोई आपकी एक स्क्वायर है और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे यहां एक चार्ज बैठा हुआ है, कितना, 10 माइक्रोकूलम का। तो यहां पर चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 10 इंटू 10⁻6 कूलम, माइक्रोकूलम था, कूलम में कन्वर्ट कर लो।
अब वो सेंटर से कितना ऊपर रखा है इससे फिलहाल हमको कोई काम नहीं है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से पास होकर जाने वाली फ्लक्स कितनी है। तो आपकी जो सरफेस है वो सरफेस यहां इस तरह से है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई चार्ज बैठा है 10 माइक्रो कूलम का, यह है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो ये मान लो सरफेस है और इससे 5 सेंटीमीटर यहाँ एक चार्ज बैठा हुआ है, तो फिर लाइन इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, चारों डायरेक्शन में फैल तो जाती है, इधर भी जाएगी। तो एक ऐसा स्क्वायर इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी होगा ऊपर भी होगा इधर भी होगा। तो क्या हम इसको कंबाइन करके क्यूब इमेजिन कर सकते हैं। यहां पर हम एक क्यूब की इमेजिन करते हैं इस तरह से। थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है, तो इसको एक काम करते हैं, यहां से हम एक क्यूब का इमेजिनेशन करते हैं, उसका वो यहां से बनाते हैं। ये इस तरह से मान लो इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, ये वो सरफेस है, तो ये ए बी सी डी ये हमारे सरफेस हो गई। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रो कूलम का ये चार्ज। अब देखो इसकी फील्ड लाइन इधर भी जारी होगी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ऑल डायरेक्शन में जाएगी वो। तो इसके पास तो 6 सरफेस हो गए ना, जो स्क्वायर एक बॉटम में था, ऐसी 5 और आपको इधर मिल जाएगी, तो एक पूरा क्यूब की तरह बन गया है। तो इस सरफेस से पास होकर जाने वाली फ्लक्स आपको कैलकुलेट करनी है। टोटल 6 सरफेस है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 6 इंटू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस से होकर जाने वाली टोटल तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन केवल आपको एबीसीडी की फाइंड करनी है, ये वाला सरफेस। तो क्यू आपके पास है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 टू पावर -6 बाय 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू पावर -12 ये है। सो फाइव इक्वल टू 2 से काट दो 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 1 5 3 बचे 38, 5 7 35, 3 बच रहे हैं 35, 5 7 ये 35 हो गया। तो इसको अप्रोक्सीमेट 2 कंसीडर कर लो, 2 इंटू 3 करेंगे 6, ऊपर बच रहा है हमारे पास कितना, ये तो कट गया 1/6, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, छोड़ो 2 रहने दो, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 3 1 3 और 2 5, तो ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। 10 का पावर -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 6, -6 पहले से रखें, ऊपर जाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये पावर ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगी, इसमें से जाएगी तो बचेगी कितनी 10 की पावर 6। अब इसको अप्रोक्सीमेट 5 ही कंसीडर कर लो, 5 से 1 को डिवाइड करो तो 0.2 इंटू 10 टू पावर 6। सो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू, एक 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, एक 10 यहां से कम कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ABCD सरफेस। क्लियर, इतना फ्लक्स जाएगा यहां से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज Q be placed inside the closed Gaussian surface. The shape of Gaussian surface changed from sphere to cube. स्फीयर था, शेप को क्यूब में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। What happened to the total electric flux? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा आपके पास कोई एक स्फीयर था, इसके अंदर चार्ज Q था, तो चार्ज Q तो अपनी जगह वैसा ही है, लेकिन शेप को हमने बदलकर क्यूब बना दिया, तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने पहले ही बोला शेप डज नॉट चेंज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स तय नहीं कर सकती है,
गॉस का कहना है नेट फ्लक्स हमेशा Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगी, चाहे शेप किसी भी सरफेस की कैसी भी हो। ओके, सो नो चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में कोई भी चेंज हमको नहीं मिलेगा। क्लियर? और इसी के साथ होता है आज का लेक्चर एंड। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन किए हैं। हमने शुरुआत में एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरह से पूरा लेक्चर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की कैटेगरी में आता है। इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे से वॉच करें और हर पॉइंट को बारीकी से समझ लें। आपकी एग्जाम्स का कोई भी पॉइंट आपके सामने आ जाए तो उस हर पॉइंट को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज चाहते हैं परमिशन इसको यहीं पर क्लोज करने की। ओके बेटा, गुड लक।